तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्मेंटेशन। देखिए, अभी आपने देखा ग्लाइकोलाइसिस के लिए कि टोटल नेट 2 एटीपी गेन होता है। तो नेट जो है गेन 2 एटीपी का होता है और उसमें प्रोडक्शन 1 था, लेकिन यहाँ पे अब फर्मेंटेशन उसका देखिए उसी से रिलेटेड है। अगर ग्लाइकोलाइसिस आपको अगर समझ में आ गई है तो फर्मेंटेशन भी आएगा। वैसे आपने देखा होगा अभी रिस्पायरेशन, एरोबिक एनारोबिक 2 तरह के प्रोसेस आपने पढ़ा था। इसमें फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है और इस फर्मेंटेशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है तो ये आपने देखा इथेनॉल और CO2 रिलीज होता है, जबकि एरोबिक में ऑक्सीजन के ये प्रेजेंस में होता है। तो ये अभी आप देखेंगे फर्स्ट जो नाम बता दी ये है कि आपने देखा ये फर्मेंटेशन। ये देखिए प्रोसेस आता है फर्मेंटेशन। आइए फर्मेंटेशन की बात कर रहे थे, तो ये फर्मेंटेशन में जो नाम बता रहे थे कि यहां पे जब स्टार्ट करते हैं तो ये फर्मेंटेशन में देखिए, और फर्मेंटेशन और स्टेशन में देखिए जो नाम बता रहे थे कि इसके लिए टर्म दिया, इसका नाम था गे-लूसेक। कौन सा नाम था? गे-लूसेक। तो ये फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो कि आपने देखा ऑलरेडी क्या होता है। ये जो फर्मेंटेशन है इस प्रोसेस में देखिए, ये जो नाम बता रहे थे कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, फर्स्ट पॉइंट देखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये प्रोसेस कहां पे होता है, क्या पे होता है। तो ये नाम पहले बताए थे कि ये जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन is an aerobic fermentation is an aerobic respiration. Fermentation is an aerobic respiration. It occurs in the absence of ऑक्सीजन। देखिए फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है जो अभी आपने देखा इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। अब देखिए ये प्रोसेस की भाई, ये प्रोसेस में जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है तो इथेनॉल और CO2 रिलीज होता है। तो ये नाम बताए थे। इन दिस प्रोसेस glucose are incompletely oxidized, to form ethanol एंड CO2। इसमें इथेनॉल और CO2 प्रोसेस में देखा आपने, ये प्रोसेस में ग्लूकोज जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, इथेनॉल और CO2 की बात करते हैं। और ये आपने देखा ये इसमें अल्कोहलिक भी है, वो भी है, लेकिन ये ग्लूकोज आर इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज्ड एंड टू फॉर्म इथेनॉल एंड CO2। और इसके अलावा आपने देखा था कि अभी इसमें क्या होता है कि फर्मेंटेशन में कि जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है तो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होकर के ये पायरुविक एसिड बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखा, इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज आर इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज to form पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड भी बनता है। और ये देखा आपने CO2 और ये इथेनॉल की बात कर रहे थे। और ये जो साइकिल है, अब देखिए ये प्रोसेस में कौन कौन से साइकिल में ये क्या है, ये फर्मेंटेशन एक अभी देखा एनारोबिक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ये देखिए इसकी साइकिल, फर्स्ट आपने देखा ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से देखा पे
ये स्टेप है, ये आपने देखा फास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है 3-फास्फेट, और ये जो नाम बता रहे थे कि 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की बात कर रहे थे। अब ये देखिए, इसी को हम ये पीजीएल बोलते हैं, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये किस में होता है? फास्फो ग्लिसरिक एसिड। तो देखा आपने, ये 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये जो है नेक्स्ट आता है फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड। फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीईपी, जैसा कि आपने देखा था। और ये फास्फो इनॉल से, ये आपने देखा था, ये क्या बनता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, फास्फो इनॉल से क्या बना? ये पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड से देखिए, ये जो प्रोसेस बता रहा है, ये पायरुविक एसिड से एक तो आप देखिए लैक्टिक एसिड बनता है, एक एल्कोहल बनता है, और एक मसल्स में बनता है, एनिमल की मसल्स पे, और एक हमने बताया था ईस्ट में बनता है। तो ये देखिए, ये प्रोसेस जब होता है तो ये भी नाम आपने देखा था, यहां पर NAD से किस में कन्वर्ट होता है? NADH2। यहां पे जब होता है तो आप देखिए कि आपने देखा कि अगर ये लैक्टिक एसिड बना है, और ये लैक्टिक एसिड किसमें बनता है? मसल्स। ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज करते ज्यादा, तो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और ये बता देते हैं कि लैक्टिक एसिड बनता है जिसमें देखा NADH2 से, इसमें क्या होगा? NAD। क्योंकि आप देख रहे हैं, एक जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक क्या होता है? रिडक्शन होता है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों होता है। और इसमें तो एंजाइम होता है जिसके प्रेजेंस में ये लैक्टिक एसिड होता है, इसी के नाम से प्रेजेंस है लैक्टेट डिहाइड्रोजीनेस। इस एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजीनेस। क्या नाम होता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजीनेस। और ये बता रहे थे कि यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर भी देखिए NADH2 से ये NAD में कन्वर्ट होगा। और यहां पे जो एंजाइम होता है, जिसमें आपने देखा एल्कोहलिक डिहाइड्रोजीनेस। ये एल्कोहलिक क्या है? डिहाइड्रोजीनेस। यहां पे एंजाइम आएगा, और ये क्या बनता है भाई? अभी आपने देखा था इथेनॉल C2H5OH प्लस क्या है? CO2। यानी ये इथेनॉल आप देखिए बन रहा है। और ये जो प्रोसेस होता है किसमें होता है? ईस्ट। ये प्रोसेस किसमें? एनिमल के मसल्स में होता है। ये देखिए ईस्ट में होता है। इस तरह टोटल देखिए, ये जो फर्मेंटेशन है, ये ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, जिसमें बताया कि ये पूरा इसमें नेट एटीपी, अगर सिंथेसिस की बात करें, टोटल देखिए कितना होता है? 2। यहां से यहां तक आपने देखा कितने एटीपी? 2 नेट गेन एटीपी होता है। और इसमें जब भी आप देखे होंगे कि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में बहुत लेस एनर्जी जो है रिलीज होती है, और इसके बाद जिसमें 7% नियर अबाउट इसमें एनर्जी है। ये जो अभी बता रहे थे कि यहाँ पर जो इसमें अल्कोहल बनता है, ये हैजार्डियस होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि अल्कोहल ज्यादा हो जाने से अगर 30% हो जाए, 13% हो जाए, तो ये आदमी की क्या होती है? डेथ हो जाती है। और एक्चुअली में 2 ATP की इसमें क्या होती है? पूरे में सिंथेसाइज होती है। इसके देखिए टाइप ऑफ, नेक्स्ट प्रोसेस है टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। ये टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, और ये टाइप ऑफ फर्मेंटेशन में देखिए नाम जो बता रहे थे, फर्स्ट जो प्रोसेस होता है, ये 2 तरह का होता है, जिसमें जैसा कि आपने देखा
कि एक नाम होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और एल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसा कि आपने देखा इस सेल की बात है, यानी इट अकर्स इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये ईस्ट की बात करें इस सेल में होता है। और ये एल्कोहलिक में फर्स्ट देखिए 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक स्टेप है कि ये आपने देखा ग्लूकोज से किसमें कन्वर्ट होगा, पायरिक एसिड। ग्लूकोज से पायरिक एसिड जब कन्वर्ट होता है, देखिए इस प्रोसेस को देखिए, ये नाम जो बताया ये ग्लाइकोलिसिस। ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस। जैसा कि पहले भी देखे, तो ये आपने देखा स्टेप 1। आप देखिए ये स्टेप 2 है। और ये 2 में क्या होता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, अब पायरिक देखिए स्टेप 1 यहां से लेके यहां तक। अब ये स्टेप 2 ये कि पायरिक एसिड है और पायरिक एसिड से पहले देखिए आपने यहां पर अगर CO2 रिलीज हो रहा है तो ये नाम बताए थे कि एल्कोहलिक, इसको बोलते हैं डीकार्बोजाइलेस। और यहां पे बनता है एस्टेल्डिहाइड। क्या बना भाई, एस्टेल्डिहाइड। जैसे कि आपने देखा CH3CHO, ये एस्टेल्डिहाइड की बात है। अब इसमें जब एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस अगर एंजाइम आता है तो ये आपने देखा ये क्या बना भाई, इथेनॉल, यानी C2H5। तो देखिए ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे कि आपने देखा एल्कोहलिक है, इसमें एल्कोहल का फॉर्मेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट सेल में होता है, चाइनीज एंजाइम ईस्ट सेल का नाम सुने। अब सेकंड जो इसका फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो जो होता है उसका नाम भी आपने देखा, ये है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देखिए ये जो प्रोसेस होता है मेनली आपने देखा इनका मेन साइड क्या है, मसल्स में होता है, यानी कि एनिमल की बात करें कि एनिमल के मसल्स में होता है। अब देखिए ये साइड की बात करें ये एनिमल मसल्स में होता है। और इसमें जैसा कि आप देखिए यहां पर भी स्टेप क्या है, फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में अभी आपने देखा कि ये ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरिक एसिड, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। और ये नाम बता रहे थे स्टेप सेकेंड, ये पायरिक एसिड से। अब देखिए स्टेप सेकेंड जब आता है तो पायरिक, देखिए स्टेप सेकेंड है तो पायरिक एसिड से ये देखा आपने लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड। और ये प्रोसेस जब होता है तो आप देखिए इसमें एंजाइम कौन सा प्रेजेंस होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। इस एंजाइम का नाम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। जैसा कि आपने मिल्क में देखा होगा कि लैक्टोज शुगर होता है और उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से देखिए ये मिल्क से कर्ड में चेंज हो जाता है। तो ये देखिए 2 स्टेप, ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं इसमें पूरे प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में टोटल जो है 7% एनर्जी रिलीज होती है, वेरी लेस। और ये 2 ATP का क्या होता है, नेट गेन होता है। और एल्कोहल बन जाए तो ये हमने बताया था कि जहां एल्कोहल भी बनता है तो एल्कोहल बनने से देखिए नियर अबाउट अगर 30% है तो ये हमने बताया था कि
कि इसमें क्या हो जाती है भाई, ह्यूमन की डेथ हो जाती है क्योंकि अल्कोहल ज्यादा परसेंटेज है। जबकि अभी हमने बताया था कि इसमें जब दोनों प्रोसेस जो बात करते हैं फर्मेंटेशन का, तो ये इसके लिए नाम बताया बोथ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। देखा, ये हमने बताया था दोनों प्रोसेस की बात करें तो फर्मेंटेशन टोटल क्या 2 ATP आर सिंथेसाइज, 2 ATP आर सिंथेसाइज, और कितना भाई लेस 7% क्या बता रहे थे एनर्जी इसमें क्या होती है रिलीज होती, और बाकी जो अल्कोहल में देखा हेल्थ हजार्ड है। तो ये नाम बता रहे थे फर्मेंटेशन के लिए। तो ये आपने देखा कि ये अल्कोहलिक हो रही है। बाकी इसके अलावा एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन भी होता है, बिट्राइक एसिड भी होता है, लेकिन ये देखिए ये स्टेप है कई बार। ये पूरे प्रोसेस की बात करें तो इसमें यहां से लेके आता है टोटल। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें टोटल कितनी एटीपी सिंथेसाइज है फर्मेंटेशन में 2 लेस देन कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है 7%। और इस तरह से आपने देखा कि अल्कोहल अगर ज्यादा हो जाए अल्कोहलिक तो इसमें ह्यूमन डेथ नियर अबाउट 30% यानी 13% में। और इस तरह से ये टाइप ऑफ फर्मेंटेशन की बात करते हैं। तो ये टाइप ऑफ फर्मेंटेशन है जो आपने देखा अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब देखिए इसके बाद जो आता है वो है एरोबिक रिस्पिरेशन। क्या होता है एरोबिक। नेक्स्ट जो नाम बता रही थी एरोबिक रिस्पिरेशन। और एरोबिक रिस्पिरेशन को लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। ये क्या है लिंक रिएक्शन, एरोबिक प्रोसेस या लिंक रिएक्शन। तो देखिए एरोबिक प्रोसेस या लिंक रिएक्शन की बात कर रहे थे। इस प्रोसेस में जनरली इसका जो मेन साइट होता है ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है ये होता है। इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इसमें ग्लूकोज का कॉम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है और ये CO2H2O का फॉर्मेशन होता है। यानी ये नाम बताते इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज are completely oxidized to form H2O and CO2 की बात करें H2O और CO2 and large amount of एनर्जी। और कौन सा भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात करें। और इसको आप देखोगे इसमें जो आता है मेन जो नाम बता रहे थे ये जो साइकिल आती है साइकिल को क्या बोलते हैं ये देखिए TCS है। ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड या इसका नाम क्रेब्स साइकिल या इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। कौन सा साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल या एम्फीबोलिक या इसे देखे कई नाम। तो ये साइकिल देखिए TCA ट्राई कार्बोनेट 3 CO2 का बात करेंगे। और इस तरह से एरोबिक रिस्पिरेशन यानी कि क्रेब्स जो साइकिल है एरोबिक है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और इसमें टोटल आप देख रहे हैं
कि 1 मॉलिक्यूल होगा तो 12 एटीपी की बात करें, 2 मॉलिक्यूल 24 है, और पायरिक एसिड से लेकर के पूरे साइकिल में 30 एटीपी है। जैसा कि अभी आपने ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी किया। अब इसके स्टेप कितने हैं, देखिए ये स्टेप। जैसे इसको आसान तरीके से लिखने के लिए सबसे पहले तो ये आपने देखा इसका ये कोड है कि अगर साइकिल है तो साइकिल कैसे लिखते हैं। देखिए साइकिल ये है, ये साइकिल है, जिसमें आता है कौन सा, पा। देखिए नाम होता है पा, CCI ओके सुफेमो। देखा हमने, पा मीन्स पायरिक एसिड, एस्टिल कोएंजाइम, सिट्रिक एसिड, सिसेकोनेटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, आर्गेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, आर्गेलोएस्टिक एसिड। टोटल इतने स्टेप इसमें आते हैं। अब देखिए ये डिटेल है, जबकि एंजाइम में केवल 6 ही दिया है, पूरे का डेरिवेटिव भी है। अब बताइए इसमें जो एंजाइम है उसका देखिए ये क्या है। जैसे कि एंजाइम है उसका कोड है डैट, तो इसको डाट लिखते हैं। तो डैट, एक लड़का अपने डैडी से बोलता है डैट CD किसको दिया, KD फ्राड को दिया। ये बोला कि एक लड़का अपने डैडी, यानी कि यहाँ पर कोडिंग में डैट लिखा हुआ है, डाट, तो डैट CD KD फ्राड को दिया, यानी जहां पे D आएगा तो डिहाइड्रोजीनियस होगा, और जहां A आएगा एल्डोलेस होगा। और देखिए जहां भी A आएगा एल्डोलेस, D आएगा डिहाइड्रोजीनियस, C जब आएगा कार्बोजाइलेशन या कार्बोजाइलेस, जहां D आएगा डिहाइड्रोजीनेस है, K क्या आता है काइनेस, और D डिहाइड्रोजीनेस, F से क्या होता है फ्यूमरेस। क्या होता है भाई, फ्यूमरेस, और D से डिहाइड्रोजीनेस। ये एंजाइम यूज होना है। अब देखिए यहां पे जो साइकिल है, फर्स्ट आप देख रहे हैं कि यहां पे जो है क्रेब साइकिल में ये पायरिक एसिड, पायरिक एसिड, और पायरिक एसिड से ये कन्वर्ट होता है किसे भाई, एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरिक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए। और पी के बाद क्या आता है, सी, यानी कि इसके बाद ये कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड के बाद क्या आता है, सिस एकोनिटिक एसिड, फिर नेक्स्ट आइसोसिट्रिक एसिड, इसमें कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रिक एसिड। देखिए आइसोसिट्रिक, फिर O से क्या है, आर्जेलो सक्सिनिक एसिड, आर्जेलो सक्सिनिक एसिड, ये आर्जेलो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर देखिए K जब आता है, ओके, इसको बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। फिर क्या आता है, सक्सिनेट कोएंजाइम ए, सक्सिनेट कोएंजाइम ए। फिर देखिए सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड,
फिर देखिए सक्सेनी के बाद क्या आता है, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक के बाद नेक्स्ट मैरिक एसिड में कौन होता है, मैरिक के बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब देखिए ये जो नाम बता रहे थे, ये जो साइकिल है एक्चुअली में आपने देखा होगा कि पायरिक एसिड है 3 कार्बन कंपाउंड, और ये जब स्टाइल कोएंजाइम से देखिए स्टील कोएंजाइम में चेंज होता है। अब इसमें जो नाम आएगा वो एंजाइम, अब देखिए इसमें जो कोड है ये एंजाइम का डैड है, तो देखिए पहले आएगा डी, ए डी डैड, डॉट क्या आएगा सी डी के डी फ्लाड को दिया। देखिए एंजाइम का कोड होगा, इसे बताया कि यहां पर जब आता है तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजीनेस। कौन सा एंजाइम है, डिहाइड्रोजीनेस। और डिहाइड्रोजीनेस होगा तो ये क्लियर है कि यहां पे हमने बताया था कि ये NAD से NADH2 में चेंज होगा। और यहां पर ये भी नाम बताए थे कि पायरिक एसिड में यहां पर एक CO2 यहां पर इवाल्व होगा, यानी कार्बोजाइलेशन भी हो रहा है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये देखा Mg+2 आयन या पायरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का प्रोसेस हो रहा है। और देखिए ये जब आ रहा है तो यहां पर आता है, और यहीं पे बता रहे थे कि इसमें क्या होता है, कोएंजाइम ए एंट्री करता है, और जब एंट्री करता है यहां से कोएंजाइम ए, तो ये एस्टिल के साथ एस्टिल कोएंजाइम ए बनाता है, और ये जैसे ही आता है तो COA कोएंजाइम ए से बाहर होता है और ये बनाता है सिट्रिक एसिड। ये कितने कार्बन, 2, ये 3 कार्बन, एक CO2 होता है। देखिए इसको ट्राई करने 3 जगह CO2 निकलेगा, एक तो यहीं पे निकला, एक कीटो के पहले, देखिए जो नाम बता रहे हैं कीटो के पहले और एक कीटो के बाद। तो ये नाम जो बता रहे थे ये CO2, एक देखिए इसके बाद, एक CO2 इसके पहले, 3 जगह CO2 जो है निकलता है इससे, इसको नाम होता है ट्राई कार्बोनेट। अब बताइए ये है एकोटीनेस, एकोटीनेस, ये भी है एकोनिटेस, निटेस एंजाइम, डिहाइड्रोजीनेस एंजाइम, और सी से कार्बोजाइलेशन या कार्बोजाइलेज एंजाइम। और यहां से जब आता है यहां पे डी, ये भी डी क्या है, डिहाइड्रोजीनेस। और के जब नाम आता है काइनेस, और डी से डिहाइड्रोजीनेस, और एफ से क्या होता है फिनलेस, और डी से डिहाइड्रोजीनेस। देखिए ये अब बताइए यहां पर जब आता है डी, तो डी हाइड्रोजन, डी माने डी के हाइड्रोजन, यानी NAD किसमें कन्वर्ट होगा, NADH2। अगर 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 2 NAD। फिर कार्बोजाइलेशन में देखिए CO2 आ ही रहा, या डिहाइड्रोजाइलेशन और डिकार्बोनेशन दोनों होता है। यहां पे NAD से ये किसमें कन्वर्ट होता है, NADH2। ये काइनेज जब आता है तो ये देखा GDP से, GDP तो ये नाम है गॉनेसिन डाइसल्फास्फेट, ट्राइफॉस्फेट।
एडीपी से एटीपी लिखा आपने, ये नाम बता रहे थे डी में, यहां पे जब आता है FAD से FADH2 में चेंज हो जाता है। और ये फ्यूमरेज है, यहाँ पे नहीं, डीहाइड्रोजिनेज है। यहाँ पे देखिए ये NAD से NADH2। यहां पे हमने बताया था कि जो आता है एक जो है मार्कर एंजाइम होता है, जो आपने देखा सक्सिनेट, ये देखा डिहाइड्रोजिनेज, ये मार्कर एंजाइम यहाँ पर होता है, जो आगे देख करके देखिए ETS में जब जाएगा तो ये नाम है। अब ये सक्सिनेट की बात है, फिर ये मार्कर एंजाइम भी उसमें। बाकी तो आप देखिए इसमें कितने एटीपी, जब इतना आ रहा है तो बताइए कि इसमें 2 कार्बन, यहां से देखिए ये कार्बन कितना हो गया, 2 कार्बन ये और 4 कार्बन ये दोनों मिल करके ये फर्स्ट कंपाउंड बनाता 6 कार्बन कंपाउंड, इसलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड है। और फर्स्ट एस्टिक कोएंजाइम से अल्डेनो एस्टिक एसिड, जो जिसका नाम क्या बोलते हैं, OA, इससे कंबाइन करता है तो ये फर्स्ट मेंबर क्रेब्स साइकिल का कौन सा होता है, अल्डेनो एस्टिक एसिड। और ये 6 कार्बन, ये भी देखा आपने 6 कार्बन कन्वर्ट, ये भी 6 कार्बन, ये जब आता है तो ये भी 6 कार्बन, और यहां से जब एक CO2 निकल जाता है तो ये कितने कार्बन, 5 कार्बन, फिर एक CO2 निकल गया तो ये कौन सा कार्बन, 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन, ठीक है, 4 + 2 ये दोनों मिलकर 6 आता है। इस तरह इसमें एटीपी अगर पूल देखें, देखिए एक तो आपने देखा यहां पर NAD, तो ये भी आप जाने 1 NAD = 3 ATP, 1 FAD = 2 ATP। अब 1 देखिए ये GDP की बात कर रहे हैं, 1 ATP। ये प्रोसेस आप देखिए यहां पे, और सक्सिनेट देखा डिहाइड्रोजिनेज मार्कर एंजाइम की बात करें, यहां पर जब आता है तो देखिए एक तो आप देख रहे हैं कि एक्चुअली में ये है 3 1 मॉलिक्यूल में, ये भी देखा 3, ये देखिए यहां पर जो जाएगा only 1 ATP, ये जा रहा है कितना 2 ATP, ये कितना 3, तो देखिए 3 है, 1 2 3, यानी देखा 3 × 3 9, और 9 10 और 12, यानी 1 मॉलिक्यूल अगर ये क्रेब्स साइकिल का पूछा जाए कि 1 टर्न आप क्रेब्स साइकिल, तो इसके लिए कितने 12 ATP, 1 मॉलिक्यूल में 12 ATP। अगर 2 टर्न की बात करें, 2 टर्न आप क्रेब्स साइकिल, तो ये नाम जो बता रहे थे ये कितना 24 ATP। अगर ये पायरुविक एसिड से अगर ये क्रेब्स साइकिल की बात करें तो इसमें जो ATP बनता है 2 मॉलिक्यूल में, वो कितना होता है 30 ATP। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में 30 ATP, ग्लाइकोलाइसिस में 2, और प्लस आपने अभी देखा कि 6 क्या है ETS में इलेक्ट्रॉन, टोटल 1 आपने देखा एरोबिक कंडीशन में 36 से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि आप समझ जाते हैं कि पूरे रिस्पाइसन में 38 ATP का फॉर्मेशन हो, लेकिन इन माइटोकॉन्ड्रिया 36, और ये देखा प्रोकैरियोट साइटोप्लाज्म 2, इस तरह से देखा आपने 36 और 38 का ये फॉर्मेशन होता है। तो ये आप देखिए क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे थे कि क्रेब्स साइकिल का देखिए ये जो नाम बता रहे थे कि इसमें क्या होता है, इस तरह से क्रेब्स साइकिल का जो मेन पॉइंट, ये भी आपने देखा क्रेब्स साइकिल को और क्या बोलते हैं। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये सभी जानते हैं
कि यहां पर जो नाम बता रहे थे कि क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे थे कि मेन तो आप जानते हैं क्रेब्स साइकिल का मेन साइट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या हुआ भाई, माइटोकॉन्ड्रियल क्या है, मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक क्रेब्स साइकिल होती है और ये भी नाम बता रहे थे, ये डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रेब्स। सन हेंस क्रेब्स ने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम आपने देखा कि क्रेब्स साइकिल भी है। और इस साइकिल को क्या करते हैं ये बताया, दिस साइकिल इज कॉमनली नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, साइकिल कॉमनली नोन एज TCA साइकिल, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, और अभी आपने देखा इसको क्रेब्स साइकिल या बीटा टी कार्बोजाइलेशन, या बीटा क्या है, टी कार्बोजाइलेशन। तो ये इतने नाम से जाना जाता है और इसमें सभी जानते हैं कि यहां पे जो नाम बताया कि पायरिक एसिड की बात है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, लेकिन एस्टाइल कोएंजाइम है जो कनेक्टिव लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स। तो ये नाम बताया, एस्टिल कोएंजाइम ए इज लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, दोनों का कनेक्टिव लिंक होता है। इस साइकिल में क्या है, इस साइकिल में क्या, इन दिस साइकिल फर्स्ट नंबर देखा ना, फर्स्ट मेंबर्स ऑफ दिस साइकिल क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट नंबर। आप फर्स्ट प्रोडक्ट आपने देखा ये जो मैट्रिक्स में बन रहा है और इसमें टोटल जो एटीपी देखिए 1 टर्न है, 2 टर्न है, और बाकी आपने देखा अगर पायरिक एसिड से क्रेब्स साइकिल की बात किया जाए तो ये जो नाम बता रहे थे कि इस तरह से ये क्रेब्स साइकिल की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, एरोबिक प्रोसेस है, इसमें ग्लूकोज का कॉम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है। और इस तरह से ये जो साइकिल है बताया था कि ये जो है आसान तरीका है कि कभी भी इसको याद करो तो पा CCI ओके 2 है यम ओ, यानी पायरिक जो एसिड है ये एस्टिक से सेट्रिक एसिड, सिसेकोनेटिक, आइसोसिट्रिक, आर्जेलोसक्सिनिक, अल्फा कीटोग्लूटेरिक, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनिक, फ्यूमेरिक, मैरिक एंड आर्जेलो एसिड। और इस तरह एंजाइम का भी नाम जो बता रहे थे, देखिए एंजाइम इस तरह होता है, इस तरह पूरे में देखिए साइकिल जो है एक्चुअली में एसिटिक कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल है, जिसमें ये बताया कि 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल की अगर बात किया जाए 1 टर्न की, तो एक टर्न में 12 एटीपी होता है, 2 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल है 24, और पूरे पायरिक एसिड से एसिटिक कोएंजाइम है तो ये आप जो नाम बताए थे 30 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसमें फर्स्ट नंबर क्या होता है, ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है, और ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है सिट्रिक एसिड कंपाउंड। और इस तरह से देखा आपने पायरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से, ये देखिए, और 3 जगह CO2 निकलता है, इसलिए इसका नाम ट्राई करेंगे। एक तो पायरिक एसिड एसिटिक, एक क्रेब्स साइकिल ये देखा CO2 ये निकला, एक कीटो के पहले और कीटो के बाद इस तरह 3 CO2 होता है, इसलिए इसका नाम बताया TCA, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल। कौन सा नाम है, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल। तो इस तरह से आपने देखा, अभी क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे थे कि क्रेब्स साइकिल में ये जो है नेक्स्ट पॉइंट क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे थे, और इस तरह ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं।
देखा आपने सबस्ट्रेट, इसीलिए इसमें छोड़ा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ऐसे वही सब्सटेंस जो रिस्पायरेशन में यूज होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि मेनली तो कार्बोहाइड्रेट होता है, मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन अदर्स में इसके अलावा भी जो इस तरह वर्क करते हैं उसमें नाम में देखा प्रोटीन है, फैट है, एंड आप देखिए ऑर्गेनिक एसिड है, जो आल्सो एक्ट एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, जो इस तरह से यूज हो सकते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, ये आपने देखा होगा कि जब भी रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, इसको हम देखिए, ये नाम है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, और रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में देखिए जो नाम बता रहे थे, इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, तीन मेन। और इसी बेस पे हम यहां पे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होता है रिस्पायरेटरी क्वाड्रेंट। और रिस्पायरेटरी क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, ये जो रिस्पायरेटरी, इसको हम क्या बोलते हैं? आरक्यू। और ये जो हम नाम बता रहे थे कि आरक्यू है, और आरक्यू को किससे मेजर करते हैं? रिस्पायरोमीटर से। यानी ये भी नाम बताया कि आरक्यू इज measured by respirometer, measured by respirometer। ये कहना है रेस्पायरोमीटर से ये मेजर करते हैं। और आरक्यू का जो मेन डिफिनेशन आप देखें, रेशियो बिटवीन यदि इवाल्व ऑफ CO2 अपॉन कंज्यूम ऑफ क्या है? O2, दोनों के रेशियो को ही आरक्यू बोलते हैं। जैसा कि आरक्यू इक्वल टू, देखा आपने, इवाल्व ऑफ CO2 अपॉन कंज्यूम ऑफ। तो देखा वॉल्यूम ऑफ, देखा इवाल्व ऑफ CO2 अपॉन, देखा नाम जो बताया है कंज्यूम ऑफ O2, दोनों के रेशियो, दोनों के वॉल्यूम के रेशियो को आपने देखा क्या बोलते हैं? आरक्यू। और आरक्यू हमेशा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। यानी कि ये भी नाम बता रहे थे कि आरक्यू इज टोटली डिपेंड अपॉन द क्या भाई? रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स। किस पे डिपेंड कर रहा है? रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। और रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, और ये हमने बताया था, इसके अलावा जो है ये सबस्ट्रेट की अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो आपने देखा आरक्यू क्या हो जाएगा? कम। और इस तरह से इसमें जो नाम बता रहे थे कि आरक्यू जो है, ये भी टोटली रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ये देखा वॉल्यूम ऑफ इवाल्व ऑफ क्या है? CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवाल्व, या वॉल्यूम ऑफ कंज्यूम ऑफ O2। तो इसको आपने अभी देखा, वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या लिख सकते? इवाल्व अपॉन इसको क्या, और लिखे वॉल्यूम ऑफ O2 क्या? कंज्यूम। यानी कि ये जो नाम बता रहे थे कि ये देखिए दोनों में कोई भी जो ये है या ये है, दोनों की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ CO2 बात, यानी कितना आप वॉल्यूम ऑफ क्या है? O2। तो ये दोनों के जो रेशियो है, इस रेशियो का नाम ही हमने बताया था क्या होता है? आरक्यू। तो ये जो नाम बता रहे थे कि आरक्यू के लिए कि टोटल ये जो रेशियो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवाल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, और ये जो है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। और ये जो नाम बता रहे थे कि इसमें फर्स्ट जो है आरक्यू, ये आरक्यू ऑफ, देखिए नाम बता रहे थे कार्बोहाइड्रेट, आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट की जो आरक्यू होती है
वो कितनी होती है 1, या इसको क्या बोलते हैं यूनिटी। 1 आर क्या है यूनिटी। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट की जो RQ है 1 आर यूनिटी होती है। और ये भी आपने देखा, इसको निकालने के लिए पहले बता चुके C6H12O6 प्लस देखा 6O2, और ये क्या बनाता है 6CO2 प्लस 6 क्या प्लस, ये आप एरोबिक स्पेस। इसमें जो नाम बताया कि RQ है, RQ अपान देखा CO2 अपान क्या है O2, यानी CO2 इसमें कितना है 6, O2 कितना है 6, दोनों टोटल कितना है 1। इसीलिए RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 1 होता है, या RQ ऑफ लीफ, RQ ऑफ स्टेम, ये जितने जिसमें ग्लूकोज है सब में कितना होता है 1 होता है। तो ये देखिए RQ। सेकंड ये आपने देखा, ये आता है RQ ऑफ देखिए फैट। और फैट हो या एक नाम बताया ट्राई परमिटिन फैट, जिसमें आप देखिए इसका जो होता है 0.7 मीन्स लेस देन 1। कितना होता है भाई लेस देन 1। नेक्स्ट जो आता है RQ ऑफ प्रोटीन। ये RQ ऑफ प्रोटीन जो है आपने देखा, ये क्या होता है 0.8 से 0.9, यानी ये भी क्या होगा लेस देन 1। कितना होता है लेस देन 1। अब देखिए 3 तो मैं दिया है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसकी RQ देखिए, अगर आ जाए प्योर प्रोटीन या फैट की बात है, प्योर प्रोटीन RQ विल बी क्या, यानी RQ होता है प्योर प्रोटीन है या ये फैट है, ये RQ इसकी क्या होती है 0 होती है। तो 3 तो आप देखिए इसकी बात कर रहे थे, इसमें प्योर वाले में तो ऑब्सेंट होता है, लेकिन नेक्स्ट का बता रहे थे कि मोर देन 1 किसमें होता है। तो ये नाम होता है कि RQ इज मोर देन 1, यानी 1.33। ये देखा आपने, एक से अधिक होता है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, तो ये देखा मोर देन 1। ये होता है एक्चुअली में क्या नाम बताते हैं ऑर्गेनिक। तो ये नाम बता रहे ऑर्गेनिक जैसे 1। और नेक्स्ट है RQ ऑफ जीरोफिटिक प्लांट, ये एडिशनल है जीरोफिटिक प्लांट, या इसको क्या बोले सकुलेंट्स प्लांट, या इसी को कैम प्लांट। कितना होता है 0, यानी 0 होगा। और ये नाम और बताया कि RQ ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्या होता है इनफाइनाइट। ये देखिए इनफाइनाइट होता है। और RQ ऑफ प्योर प्रोटीन या फैट की बात करें, ये तो उसका RQ होता ही नहीं है। और ये भी नाम बता रहे थे कि ट्राइपाल्मिटिन कई बार आ चुका है, ये ट्राइपाल्मिटिन फैट 0.7। तो ये जो नाम बता रहे हैं एक्चुअली में एनसीईआरटी देखिए RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, RQ ऑफ फैट, RQ ऑफ प्रोटीन, बाकी एडिशनल ये पॉइंट है। जबकि RQ ऑफ प्योर प्रोटीन और फैट जो भी रिस्पायरेटरी प्योर पॉइंट बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि प्योर प्रोटीन में ये जो है RQ नहीं होती है। और इस तरह से RQ को जो है एक फिक्स है कि नीट में आना है। तो इसलिए मेरे प्रिय स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर ये RQ अगर एक देख रहे तो एक तो फिक्स है इसी से। तो देखा, तो ये RQ की बात कर रहे थे। अब इसके बाद की बात करेंगे, आएगा वो क्या है ETS। ओके, आप सभी जानते हैं इसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट या एम्फीबोलिक साइकिल। और लास्ट में इसमें ETS है। RQ तो आपने अभी देखा कि RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट 1, RQ ऑफ देखा प्रोटीन 0.8 से 0.9,
RQ ऑफ फैट 0.7 लेस देन 1। एंड नेक्स्ट आप देखोगे RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, फार्मिक एसिड की बात करें, तो ये सभी जानते हैं कि इसमें जो फार्मिक एसिड है ये मोर देन 1 होता है, जबकि जीरोफिटिक में 0 होता है। और ये भी आप जानते हैं कि इसके अलावा एनरोबिक में इनफाइनाइट होता है, जबकि RQ ऑफ प्योर प्रोटीन या फैट इसका क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। RQ उसका नहीं होता है, 0 होता है, क्योंकि होता ही नहीं है। अब देखिए RQ में एक जरूर आता है जैसे ट्राइपार्लिटिक फैट में था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आइटम और ऑफ इंटरेस्ट नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी, या यहाँ पे नाम बता रहे थे, इसको बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। ये एम्फीबोलिक पाथवे। अब देखिए एम्फीबोलिक पाथवे की जो बात कर रहे थे, यहां पर सभी जानते हैं ये है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात कर रहे थे अभी। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये है फैट, और क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये नाम आपने देखा क्या आता है, प्रोटीन है, प्रोटीन। अब देखिए तीनों के लिए जो नाम बता रहे हैं, ये आसान तरीके से इसको भी अगर याद करना हो कैसे ये आ रहा है, दोनों का कनेक्टेड भी है, तो इसके लिए देखिए यहां पे बता रहे थे कि अगर ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है और यहां पर आपने देखा कि तीनों का नाम भी हमने बताया, जिसमें फर्स्ट ये फैट बताया था, ये है कार्बोहाइड्रेट्स, और एक आपने देखा क्या है, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट है। देखिए फैट की बात करें, फैट जब देखा ब्रेक होता है तो ये नाम बताए थे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये क्या बनाता है, फैटी एसिड, और ये नाम बताए थे क्या है, ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और कार्बोहाइड्रेट में इसमें देखिए एग्जांपल है सिंपल शुगर, और इसमें नाम आता है ग्लूकोज। और ये प्रोटीन है, इसका डेरिवेटिव क्या है, अमीनो एसिड। क्या होता है भाई, अमीनो एसिड। आप देखिए फैटी एसिड, यहां पर देखा ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लूकोज से देखिए ग्लाइकोजेन, ग्लूकोज से एक नाम देखा होगा भाई ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो ग्लूकोज से क्या बनता है भाई, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर क्या बनता है फ्रक्टोज, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट। क्या बन गया भाई, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट। और इससे देखा ये जब डिवाइड होता है, ठीक है, दो, एक पीजीएल या डीएचपी, एक बनाता है DHAP डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, और एक बनता है 3PGL PGAL। तो 3PGL फास्फोग्लिसराइड और 3DHP बनता है, और ये दूसरे से देखा एक दूसरे में क्या होता है भाई, ये कन्वर्ट भी होता है ट्राइयूजल एसिड। और ये इस तरह से हमने बताया कि यहां पर ये जो ग्लिसरॉल है ये DHP का क्या है, DHP से डेरिवेटिव। और ये अमीनो एसिड देखिए यहां पे जो बता रहे थे कि ये जो PGL या DHP है, अब यहां से जब स्टार्ट, दोनों में से कोई स्टार्ट होता है, तो अगर मान लीजिए यहां से आया तो ये बना कौन सा भाई, नेक्स्ट आपने देखा होगा 1,3
BPGA, फिर क्या बना भाई 3PGA, और इस तरह से देखा 2PGA और 2-फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड, और लास्ट में बनाया पायरिक एसिड। क्या बन गया? पायरिक एसिड। और ये सभी जानते हैं ये जो अमीनो एसिड है, ये देखिए पायरिक एसिड, अमीनो एसिड पायरिक एसिड का डेरिवेटिव। और पायरिक एसिड से जब देखा आपने, ये क्या आता है? ये आता है एसिटिल कोएंजाइम ए, और ये जब आता है तो एसिटिल कोएंजाइम जैसे आपने बताया था, ये पूरा एक क्रेब्स साइकिल है। ये क्या है? कंप्लीट होती है क्रेब्स साइकिल्स। इसमें CO2 और ये क्या है? H2, CO2 and H2। और इस तरह से ये जो होता है फैटी एसिड, ये जो है एस्टाइल कोएंजाइम, इस तरह एस्टाइल को एंजाइम इस देखा पे लिंक बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक मींस की ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, इसलिए इसको एम्फीबोलिक पाथवे का कनेक्टिव लिंक भी बोलते हैं। क्योंकि ये देखा एनाबोलिक एक कैटाबोलिक दोनों मिला के क्या बोलते हैं? मेटाबोलिक। तो ये रिस्पायरेटरी सब्सटेंस दैट इज देखा पे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। इसमें फैटी एसिड और इसमें ब्रेक होता है ग्लिसरॉल, और ये जो है कार्बोहाइड्रेट से ये क्या? सिंपल शुगर, ग्लूकोज, ग्लूकोज से होता हुआ क्या बना? पायरिक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस, और ये इंटीरियर माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल, जिसमें CO2 इवॉल्व होता है H2। और ये जो एस्टाइल कोएंजाइम है, ये एम्फीबोलिक कनेक्टिव लिंक है, और इस तरफ प्रोटीन देखा आपने, ये पायरिक एसिड का कनेक्टिव लिंक है। और इस तरह से आपने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि यहां पर मेटाबोलिस इसका एक बोला कैटाबोलिस, प्लस क्या है? एनाबोलिस। कैटाबोलिस और क्या है? एनाबोलिस। तो ये देखा आपने, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्टिल कोएंजाइम, एस्टाइल कोएंजाइम ए is link between देखा आपने ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, एरोबिक एंड एनारोबिक, कैटाबोलिक एनाबोलिक, और इस तरह इसको एम्फीबोलिक लिंक भी बोलते हैं। एसिटिल कोएंजाइम ये देखा एम्फीबोलिक लिंक भी होता है, ये कैटाबोलिक एनाबोलिक। तो ये आपने देखा, ये रहा एम्फीबोलिक देखिए पाथवे, इसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट और इसकी बात कर रहे थे। आप देखिए, अब इसके बाद लास्ट इसमें है ETS। क्या नाम आता भाई? ETS। हम लोग डिस्कस करें, जिसका नाम आपने बताया कौन सा? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जानते हैं कि इसका मेन जो साइट होता है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के नाम सुना होगा कि ETS का जो मेन साइट है, यानी साइट ऑफ ETS, और इसके लिए ETS के लिए मेन जो हम नाम बता रहे थे वो क्या भाई? इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये नाम बता रहे थे, या इसको क्या बोले भाई? या F1 पार्टिकल,
ये भी नाम बताए, या क्या बोले ऑक्सी F1 पार्टिकल, या क्या है ऑक्सीजन। अब देखिए मेन साइट ये F1 पार्टिकल ऑक्सीजन में होता है। इसको ऑक्सीडेटिव, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन दिखा, आपने जो नाम बता रहे थे कि इसमें भी क्या होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में, इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी की सिंथेसिस होता है। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब एटीपी सिंथेसिस होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या बोले ऑक्सीडेटिव। यानी एक नाम और भी देखे कि ये लिखा है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, मीन्स एक नाम बताया रहे सिंथेसिस ऑफ ATP in the presence of oxygen। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर एटीपी बनता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी वजह से नाम इसको देखिए पीटर मार्टिली ने इसको केमियो-ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस थ्योरी भी बताया। और ये देखा F1 पार्टिकल है, ये देखा जैसे देखा आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड करता है, ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करके क्रिस्टी बनाता है। तो ये हमने बताया था, ये जो है F1 पार्टिकल है, इसको F1 पार्टिकल्स या इसको इनर मेम्ब्रेन है, आप क्या बोलते हैं क्रिस्टी, या इसी का नाम है ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल। और ये देखा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करके बनाता है, इसी के अंदर क्या होता है ETS। और इसको जब बाहर करते हैं, यहां सेक्शन काटते हैं, तो आउटर है, ये क्या इनर, ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करके F1 पार्टिकल बनाता है। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या है स्पेस। और ये बता रहे थे कि F1 से ये देखिए F0, यानी H की बात कर रहे थे, 2H जो बनता है ये आके स्पेस में, देखिए स्पेस में चलाता है। और यहां पर एक एंजाइम होता है ATPase, इसमें क्या होता है ATPase एंजाइम, और इसी एंजाइम के प्रेजेंस में ADP से क्या बन जाता है भाई ATP। आप देखिए एटीपी की सिंथेसिस होती है किस एंजाइम को से ATPase, ये F1 पार्टिकल्स, जिसका ये हेड होता है, ये देखा बेस है, और ये क्या स्टार। तो 3 पार्ट होते हैं। ये देखिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इस तरह से एटीपी की क्या होती है, इसमें सिंथेसिस होती है। तो ये आपने देखा, इसका जो सीक्वेंस होता है, इसमें इसका सीक्वेंस भी आप देखा होंगे जब नाम बताएंगे, सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। मोबाइल किससे होता है साइटोक्रोम, और ये साइटोक्रोम के थ्रू जो होता है, इसका एक सीक्वेंस हमने बताया था, पहले कोड बताया था BCA। ये देखिए BCA का मतलब कि B, ये देखिए, लेकिन ये सीक्वेंस साइटोक्रोम का है। पहले शुरुआत जो होती है, ये स्टार्ट होता है NAD से, NAD है, देखा नाम होता है, या फिर अमीन है COQ, या इसी को UQ, और ये देखा होगा। इसके बाद शुरू होता है साइटोक्रोम B के बाद साइटोक्रोम देखा C1, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A1, ये साइटोक्रोम A3। तो ये देखिए सीक्वेंशियल चेन है, जिसकी वजह से देखा आपने इसमें होता है एटीपी की सिंथेसिस भी होती है। और ये भी इसमें होता है, इसमें जो वाटर होता है जब स्प्लिटिंग करता है,
जब वाटर स्प्लिट करता है तो देखिए 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऑक्सीजन क्या होता है। तो ये प्रोसेस पहले जानिए कि इसमें क्या क्या होता है। ये सीक्वेंस है जो जानना जरूरी है और इसी के अनुसार ये मूवमेंट भी होगा। अब देखिए ये जो नाम बता रहे थे अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये क्या इसका सीक्वेंस है और एटीपी की सिंथेसिस जो होती है उसका सीक्वेंस देखिए BCA। ये जो नाम बता रहे थे ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन और ये देखिए 5 कॉम्प्लेक्स है जिसमें साइक्लोम ये 5 कॉम्प्लेक्स। इसमें देखिए ये जो नाम बताया यहां से है, ये क्या है मैट्रिक्स और ये क्या होता भाई, ये है इनर मेम्ब्रेन और ये क्या है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये स्पेस ये देखिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 कॉम्प्लेक्स। इसमें देखा आप लोग कि इस तरह से देखिए NAD है, H2 से किसमें चेंज होगा NAD और यहां पर ये एंजाइम का भी नाम देखिए इसी के नाम से NADH रिडक्टेस। क्या नाम है रिडक्टेस। सेकेंड में देखिए FADH2 से क्या है FAD और यहां पे जो एंजाइम होगा ये भी देखा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये मार्कर एंजाइम, कौन सा एंजाइम है ये मार्कर एंजाइम बोलते हैं। थर्ड में तो नहीं, फोर्थ। अब देखिए 4 की बात करें, यहां पर साइटोक्रोम की बात करें। अब देखिए यहां पर लास्ट में सभी जानते हैं कि इसमें हाफ O2 और इसमें भी बताया कि ये प्रोटॉन है, ये मिल के लास्ट प्रोडक्ट क्या बनाएगा H2O, क्योंकि इसमें लास्ट में H2O बनता है। और इसमें जो एंजाइम देखिए इसी के नाम से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और यहां पे क्या लास्ट में ये देखा ADP से क्या बनेगा, इसमें ATP बनेगा और इस प्रोसेस का नाम होगा फास्फोराइलेशन। क्या होगा फास्फोराइलेशन। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि पहले भी नाम बताया कि अब यहां से बनेगा तो देखिए ये जो है H2 है, प्रोटॉन टूटेगा और टूटने के बाद देखिए F से होता हुआ FeS, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्योंकि प्रोटॉन टूट रहा है और ये इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरह से FeS से होता हुआ, ये आपने बताया इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो साइटोक्रोम B है, जो भी है नाम है, लेकिन यहां से जो वाटर है ये देखिए यहां पर वाटर आ रहा है और लास्ट में जो बन रहा है फास्फोराइलेशन में
F0 से F1। तो ये देखिए यहाँ से जो भी प्रोटॉन है, जो आप देख रहे हैं यहाँ से भी प्रोटॉन आएगा और ये भी प्रोटॉन आ रहा है। ये जितने भी प्रोटॉन आ रहा है ये सब मिल करके लास्ट में देखिएगा ये यहां से एंट्री करेंगे और यहां पर एंजाइम होता है जिसका नाम एटीपेस या सिंथेटेस, और इस एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी का प्रोसेस करता है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन। और ये देखे होंगे कि ये जो जाता है तो इधर से होता हुआ जब ये प्रोटॉन जा रहा है तो ये जाता है, जाने के बाद इसको एक्टिवेट करता है और जाके एक्टिवेट होकर एटीपी से क्या बन जाता है? एटीपी। तो लास्ट 5 कॉम्प्लेक्स तो केवल एटीपी बनता है, फास्फोराइलेशन होता है। क्या होता है भाई? इसमें केवल फास्फोराइलेशन होता है, एटीपी सिंथेसिस। और ये साइटोक्रोम की बात करें कि एक्चुअली में इसमें जो नाम आ रहा है ये देखिए कि एक है साइटोक्रोम, क्या है? A3। एक से का साइटोक्रोम क्या है? A1। और इसके बाद जो नाम बता रहे थे कि ये साइटोक्रोम क्या है? C, और ये साइटोक्रोम C1। और इस तरह से देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जाने के बाद यहाँ पे 2 कॉपर आयन सेंटर में होते हैं। ये देखिए एक्टिवेट भी हो रहा है। यहाँ से H2O की बात कर रहे थे, ये देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये जाकर के यहाँ एक्टिवेट करके वाटर ये मिलके इंड प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो इसमें क्या बनाता है? वाटर। अब देखिए यहाँ पे जो नाम बता रहे थे कि ये भी है और इस तरह से ये जाता हुआ FES से होता हुआ जाएगा और जाने के बाद यहाँ पर देखिए UQ है तो इसको एक्सेप्ट करके ये UQS2 बनाएगा और यहाँ से प्रोटॉन बाहर जाएगा। और फिर देखिए ये FES यहाँ पर देखिए साइटोक्रोम की बात करें तो यहाँ पर जो साइटोक्रोम है ये साइटोक्रोम एंट्री करेगा साइटोक्रोम B से FES से होता हुआ ये चला गया लिखा UQ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन है इसमें एंट्री करेगा और UQ से मिल करके ये जो प्रोटॉन है ये UQS2 बनाएगा। और ये बनने के बाद ये साइटोक्रोम C1 से C और A1 से A3 में 2 कॉपर आयन यूज हो सेंटर में और इसको एक्टिवेट करके लास्ट प्रोडक्ट में क्या है? वाटर बनाएंगे। तो देखिए ये 5 कॉम्प्लेक्स है और इसमें किस तरह से होता है इसका देखिए किस तरह एटीपी की क्या होती है सिंथेसिस, क्योंकि ये तीनों जगह जो भी है वाटर निकलेगा और वाटर निकलने के बाद क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है ये वाटर ये मेन ये वाटर तो एक्चुअली में ये वाटर निकल रहा है और यहाँ पे देखिए साइटोक्रोम से होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन जा और इलेक्ट्रॉन जा करके जैसे इलेक्ट्रॉन मिलता है तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है। जबकि आप देख रहे हैं ये यहाँ से H2 आया, ये भी H2 गया, ये भी H2 गया और ये जाकर के इसको एक्टिवेट करेगा और जैसे ये पास होगा F0 से F1 तो ये एटीपी जो है प्रेजेंस होता है सिंथेटेस एक्टिवेट होकर के एटीपी बनाएगा और जब एटीपी बन जाता है इस प्रोसेस को फास्फोराइलेशन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बन रहा है इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बन रहा है इसलिए इसका नाम ऑक्सीडेटिव क्या है? फास्फोराइलेशन है। जैसे कि आपने देखा अभी कि साइटोक्रोम B से होता हुआ ये B से होता हुआ ये पहुंचा, ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स 20 में होता है और सक्सीनेट डिहाइड्रोसाइटोक्रोम ऑक्सीडेज फास्फोराइलेशन एटीपी सिंथेसिस। तो ये देखा स्पेस में जितना भी H2 आएगा सब स्पेस में चला आएगा और ये निकलने के बाद कहीं परमेबल नहीं है, सिर्फ यही पे ये जो मेम्ब्रेन है परमेबल है लाता है और यहाँ से अंदर जब इससे आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है जिससे कि एटीपी से क्या बन जाता है? एटीपी। तो एटीपी से एडिनो डाइफॉस्फेट से
एडिनो ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, इसीलिए इसको फास्फोराइलेशन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और इसमें ये ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन इंड जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। इसमें आपने देखा कि यहां पर O2 जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये इंड प्रोडक्ट इसमें देखा H2O क्या है, इस साइकिल में लास्ट में इंड प्रोडक्ट क्या निकलता है भाई, H2O होता है। क्या होता है, H2O। और ये भी देखा ऑक्सीजन भी है। और लास्ट में देखा कि इसमें साइक्लोन A3 इज लास्ट टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको बोल सकते A3 को। और साइक्लोन क्या कनेक्टिव लिक्विड में देखा आपने। उसी तरह से इसमें जो नाम सुना होगा, तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एटीपी की सिंथेसिस होती है। और पूरे अगर देखा जाए एरोबिक कंडीशन में, तो ये भी हमने बताया था कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल 38 एटीपी बनता, टोटल 38, जिसमें नाम जो बताए थे कि इसमें एक प्रोकैरियोट और एक क्या है, यूकैरियोट्स। यानी कि प्रोकैरियोट में एक नाम बताया साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें 36, इसमें क्या 2, और दोनों मिलके देखा आपने 38 क्या बना, एटीपी। पूरे रिस्पायरेशन में 38, जबकि देखा आपने कि यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया में 36 ये। तो इस तरह से टोटल आप देखेंगे रिस्पायरेशन में। इसमें एक आता है प्रोसेस क्लीमेट्रिक इफेक्ट। क्लीमेट्रिक इफेक्ट मीन्स कि देखा आपने कि सडनली राइजेस द रिस्पायरेशन रेट एट द टाइम ऑफ फ्रूट रिपेनिंग। जब भी फल पकता रहता है उस पीरियड में देखा होगा, जब सडनली रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाए, इस इफेक्ट का नाम क्या होता है, क्लीमेट्रिक इफेक्ट। यानी कि सडन की बात करें कि यहां पर क्या होता है, सडन इंक्रीजेस क्या, रेस्पिरेशन रेट एट द टाइम ऑफ फ्रूट, एट द टाइम ऑफ फ्रूट क्या रहता है, जब फल पकता रहता है उस पीरियड में सडनली, जब गोदामों में देखा होगा जब रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज कर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्लीमेट्रिक इफेक्ट। और ये देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या है, कि इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है, और ये लास्ट प्रोडक्ट इसमें बनता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक्सेप्टर की बात करें तो ये जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर A3, और एरोबिक रिस्पायरेशन टोटल आप देखिए ये बनता है। और इस तरह ग्लाइकोलाइसिस में 2, माइटोकॉन्ड्रिया में नाम होता है 36, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 36 क्या 6 ये, अब प्लस देखा आपने कि 3 की बात करें तो यहां पर टोटल एटीपी बन रहा है। और इस तरह से ये रिस्पायरेशन जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। इसमें और भी कोई प्रॉब्लम हो फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की सिवाय समाप्त करेंगे। और इस तरह से ये कंप्लीट, इससे देखा आपने इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हमेशा जो नीट से देखा, नीट में हमेशा आया है, और ये तो और भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर जानिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बताए कि यम्स में एक बार आ चुका है कि ये टोटल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो एक्चुअली में एक्समें दिया 4 कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कैरियर तो 4 ही कॉम्प्लेक्स होता है, लास्ट वाला जो होता है उसमें क्या होता है, केवल प्रोटॉन ले जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, साइटोक्रोम के थ्रू हो रहा है, इसलिए टोटल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, ओके, बेस्ट ऑफ लक।